कब से? कई सालों से। बाहर में उसे तगड़ी आमदनी होती थी, मगर अपने खातों में से दर्ज उसने नहीं किया। वो कमाई गई कहाँ? जुए में और औरतों पर। रॉयल क्लब खरीदने के साल भर बाद से ही उसने दो तरह के अकाउंट्स रखने शुरू कर दिए थे, एक असली और दूसरा इनकम टैक्स वालों के लिए। इस दौरान मीना बावेजा क्योंकि उसकी सेक्रेटरी थी और अकाउंट भी देखती थी, इसलिए जाहिर है इस काम में वो भी उसके साथ शामिल थी। हालांकि इनकम टैक्स वालों की निगाह उन पर थी, मगर कोई ठोस सबूत उन्हें नहीं मिल रहा था। उनका कहना है वे सैनी और मीना को पूछताछ के लिए बुलाने वाले भी थे। सैनी के यहाँ से भागने की कोशिश करने की ये भी एक तगड़ी वजह हो सकती है। देवराज सैनी खत्म हो चुका था, आर्थिक, नैतिक और भी हर तरह से। यहाँ तक कि उसकी विवाहित जिंदगी भी चरमरा रही थी। मैंने कुछ ही देर पहले रजनी से फ़ोन पर बातें की थी। इस लिहाज से देखा जाए तो रजनी के मुकाबले में वो बेहद खुशकिस्मत रहा, सभी जंजालों से छूट गया। और रजनी? अब इनकम टैक्स वालों ने केस कर दिया तो वो नहीं बच सकेगी। सैनी की जॉइंट टैक्स रिटर्न्स पर उसके भी साइन किए हुए हैं। जाहिर है वो नहीं जानती थी, रिटर्न स्टेटमेंट फर्जी थी। लेकिन अब वो इस चक्कर में फंस गई है। अब इस चक्कर में उसके पास जो कुछ बचा कुचा है सब चला जाएगा। सैनी के गुनाहों की सज़ा उस बेचारी को भुगतनी पड़ेगी। बेचारी रजनी, अजय ने सोचा। 7 साल पहले की गई गलती उसे पूरी तरह तबाह कर डालेगी। ये तो उसके साथ बहुत नाइंसाफ़ी होगी। मुझसे जो बन सकेगा मैं उसके लिए करूँगा। वो पूरी तरह भली और शरीफ औरत है। रजनी के बारे में उसकी इस राय से सहमत अजय नहीं था, मगर बहस नहीं की। मैं भी उसे पसंद करता हूँ। सैनी के अलावा सब उसे पसंद कर रहे हैं। ओह, याद आया, वो तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। यहाँ से जाने के बाद उससे मिल लेना। घर पर मिलेगी? हाँ, एक बात मैंने उसे नहीं बताई है और चाहता भी नहीं उसे या किसी और को इसका पता लगे। कौन सी बात? अपने तक ही रखोगे? वादा करता हूँ। ये बात तुम्हारे उस यकीन से मेल खाती है कि मीना बवेजा का इस केस से गहरा ताल्लुक है। सैनी के अकाउंट स्टेटमेंट से जाहिर है कि साल भर से वह हर महीने मीना बवेजा को 50,000 रुपये देता रहा था। मीना बवेजा के फ्लैट में देखे गए उसके रहन सहन के ठाट और बैंक बैलेंस का राज अब अजय की समझ में आया। किसी मोटल के मैनेजर के लिए ये तनख्वाह बहुत ज़्यादा नहीं है। बेशक है, इतना तो सैनी खुद अपने लिए भी बिजनेस से नहीं निकालता होगा। इसका सीधा सा मतलब है ब्लैकमेल। यही तर्कपूर्ण लगता है। ये मीना की ज़बान बंद रखने की कीमत रही होगी अकाउंट्स में हेराफेरी के मामले में। बहरहाल जो भी था, मीना की हत्या करने के लिए ये सैनी का तगड़ा मोटिव भी रहा हो सकता है। क्या ये तुम्हारे अनुमानों के साथ फिर बैठता है? जब तक कोई और ठोस बात सामने नहीं आती, इस पर विचार किया जा सकता है। इस पूरे सिलसिले के बारे में मेरा अपना ख्याल है। चौधरी विचारपूर्वक बोला। मान लो सैनी ने सोमवार को मीना की हत्या की और किसी तरह लाश ठिकाने लगा दी। वो जानता था देर सवेर लाश मिल जाएगी और सीधा शक उसी पर किया जाएगा। वो ये भी जानता था इनकम टैक्स वाले उसकी गर्दन दबोचने वाले थे, इसलिए उसने भाग जाने का फैसला कर लिया, जितना ज़्यादा हो सके पैसा बटोर कर। और वो लड़की लीना, उसके सैनी और जॉनी दोनों से ही गहरे ताल्लुकात थे। उन दोनों को उसने एक दूसरे से मिला दिया। उन्होंने विस्की से लदा हुआ ट्रक उड़ाने की योजना बना डाली। जॉनी के पास 20 लाख रुपए की ऐसी रकम थी जिसे वो खर्च तक नहीं कर सकता था। सैनी अपने ऐसे रसूख रखता था जिनके दम पर उसने बिना कोई एडवांस पेमेंट किए ट्रक लोड विस्की का ऑर्डर दे दिया ताकि पूरा ट्रक जॉनी के हवाले कर सके। इतना ही नहीं, वक्ती तौर पर ट्रक को एयरबेस में छुपाने तक का प्रबंध भी उसने कर दिया। इन तमाम सेवाओं की कीमत जॉनी ने लूट की रकम से चुका दी, जिसे खर्च कर पाना सैनी के लिए भी मुमकिन नहीं था। साफ तौर पर इस बात की जानकारी सैनी को नहीं थी। जॉनी और लीना ने मिलकर उसे बेवकूफ़ बना दिया और वो बन गया, क्योंकि जॉनी उस लड़की को चारे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था सैनी को फंसाने के लिए। हो सकता है ये बात सही हो।
अजय ने कहा। लेकिन सैनी के साथ भाग जाना लीना के लिए असलियत थी। वो सैनी से प्यार करती थी। चौधरी ने भौहें चढ़ाई। तुम ये कैसे कह सकते हो? लीना की बातों और लहजे से और उन दोनों को साथ साथ भी मैंने देखा था। ये कोई ऐसा सबूत नहीं है जिससे साबित किया जा सके कि लड़की वाकई उससे प्यार करती थी या सैनी उसे साथ लेकर भागने वाला था। लेकिन इसे नज़रअंदाज भी तो नहीं किया जा सकता। चौधरी के चेहरे पर अफसराना भाव पैदा हो गए। इस पर बहस हम नहीं करेंगे। अहम बात यह है कि वो मनोहर की हत्या के मामले में इन्वॉल्व थी। कैसे? वो जॉनी के साथ थी और हम जानते हैं मनोहर की हत्या जॉनी ने की थी। आप यकीनी तौर पर जानते हैं? मुझे यकीन है। मनोहर और सैनी दोनों को उसी ने शूट किया है। उन दोनों की जान लेने वाली गोलियां एक ही गन से चलाई गई थीं। अब जॉनी के पुराने रिकॉर्ड पर निगाह डालो। ये महज इत्तेफाक है कि पहले कभी हत्या उसने करी नहीं। विस्की के उस ट्रक के लिए हत्या करने को तैयार था। ये उसके लिए पैसे से कहीं ज़्यादा बेहतर था, कम से कम उस पैसे से जो उसके पास था। विस्की अच्छी क्वालिटी की थी। वो सही कीमत पर उसे बेच सकता था और उस पैसे को इत्मीनान से खर्च भी कर सकता था। हमने सभी हाईवेज, पेट्रोल और चेक पोस्ट को अलर्ट कर दिया है। जब उस ट्रक को निकालने की कोशिश करेगा पकड़ा जाएगा और हमारा केस सुलझ जाएगा। मुझे ऐसा नहीं लगता। क्यों? आपकी ये थ्योरी तर्कसंगत नहीं है। कैसे? आपने कहा मनोहर और सैनी को एक ही गन से शूट किया गया था। ऐसा ही दिनेश जोशी और बैलास्टिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक सैनी की खोपड़ी में धंसी गोली और मनोहर की छाती से निकाली गई गोली दोनों एक ही कैलिबर की थी और एक ही गन से चलाई गई थी। कौन सी गन से? 34 कैलिबर की रिवॉल्वर से। अगर बैलास्टिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट सही है तो जॉनी ने सैनी को शूट नहीं किया था। मैं कहता हूँ उसी ने शूट किया था। आप जानते हैं इसका मतलब क्या है? क्या है? इसका मतलब है जॉनी उस ट्रक को एयरबेस से सीधा डीलक्स मोटर ले गया था, हाईवे से होकर। वो भी उस वक्त जब आपका हर एक पुलिसमैन उसी को ढूंढ रहा था। फिर उसने विस्की लदा वही ट्रक मोटर के बाहर पार्क किया, अंदर जाकर जुर्म में अपने भागीदार की हत्या कर दी। अब सवाल ये पैदा होता है कि सैनी की हत्या करने का ऐसा क्या तगड़ा मोटिव उसके पास था जिसकी खातिर इतना भारी रिस्क उसने लिया? चौधरी अपने डेस्क पर हाथ रखकर तनिक आगे झुक गया। सैनी की मौत के साथ ही जॉनी के खिलाफ वो इकलौता गवाह खत्म हो गया जो उसके खिलाफ बेहद खतरनाक साबित होना था। जैसे ही उसे पता चलता है कि जॉनी द्वारा दी गई रकम बेकार थी, खासतौर पर उसे सूरत में, जबकि सैनी अपनी चहेती के साथ शहर से भाग रहा था। सॉरी सर, ये बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं है। कैसे? जॉनी जो चाहता था उसे मिल चुका था और वो उसे लेकर अपनी राह पर निकल गया था। पुलिस को ट्रक की और उसकी तलाश थी, ये वो भी जानता था। ऐसे में सैनी की हत्या करने के लिए जानबूझकर पुलिस के जाल में फंसने का खतरा उसने हरगिज़ मोल नहीं लेना था। और अगर उसने सैनी की हत्या नहीं की तो मनोहर का हत्यारा भी वो नहीं था, बशर्ते जोशी और बैलिस्टिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट सही हो। उनकी रिपोर्ट पर मुझे पूरा भरोसा है और मैं कहता हूँ दोनों मर्डर जॉनी ने ही किए थे, या फिर मनोहर की हत्या के बाद उसने अपनी गन लीना को दे दी थी और लीना ने सैनी को शूट कर दिया। ये भी समझ में आने वाली बिल्कुल बात नहीं है। मेरी समझ में आती है, क्योंकि यही दो अनुमान ऐसे हैं जो तथ्यों पर फिट बैठते हैं। सिर्फ उन तथ्यों पर जिनकी जानकारी आपको है, सभी प्राप्त तथ्यों पर नहीं। चौधरी की आंखें सिकुड़ गईं। क्या ऐसे भी तथ्य हैं? अजय ने घूरकर बोला, जिनके बारे में मैं नहीं जानता, मगर तुम जानते हो। अजय ने एकदम से जवाब नहीं दिया। हाँ, कुछ एक पल खामोश रहने के बाद हिचकिचाता सा बोला, लेकिन दमदार नहीं है। बताओ मुझे। बवेजा ने मुझे एक गन के बारे में बताया था। मैं नहीं जानता उस पर यकीन किया जाए या नहीं, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसका जिक्र खुद उसने ही किया था। हो सकता है वो जताने की कोशिश कर रहा था कि वो गन गायब हो गई है। कैसी गन थी?
34 कैलिबर की रिवॉल्वर। उसका कहना है पिछली गर्मियों में वो उसने अपनी बेटी मीना को दी थी, क्योंकि मीना ने मनोहर से अपनी हिफाजत के लिए बवेजा से कोई हथियार मांगा था। मनोहर से हिफाजत के लिए? बवेजा ने तो मुझे यही कहा। वो झूठ बोल रहा हो, ऐसा हो सकता है? मैं कुछ समझा नहीं। मैंने सुना था तुम बवेजा की मदद कर रहे हो। अब नहीं कर रहा। 10 साल पहले घटी एक घटना को लेकर हमारे बीच मतभेद पैदा हो गए। कौन सी घटना? मैं नहीं जानता आपको जानकारी है या नहीं, लेकिन बवेजा को अपनी छोटी बेटी के साथ नाजायज़ हरकत करने के आरोप में। मैं जानता हूँ। उन दिनों मैं सब इंस्पेक्टर था और यहीं पोस्टेड था। उस केस की सही मायने में सुनवाई तक नहीं हो पाई, क्योंकि लड़की इतनी ज़्यादा डरी थी कि बवेजा के खिलाफ आरोप लगाने की हालत में नहीं थी। जज सक्सेना सिर्फ इतना ही कर सका कि बवेजा के घर को लड़की के लिए असुरक्षित घोषित करके उसे बवेजा से अलग करा दिया गया था। इस घटना के अलावा बवेजा के बारे में आम राय कैसी है? जवानी के दौर में ये बड़ा ही रफ टफ किस्म का आदमी हुआ करता था। मैंने सुना है आज जिस ट्रांसपोर्ट कंपनी का मालिक वो है, उसे शुरू करने के लिए उसने बरसों पहले स्मगलिंग के ट्रक चलाकर पैसा इकट्ठा किया था। इंस्पेक्टर ठाकुर ने ससुराल के लिए घर अच्छा नहीं चुना। किसी आदमी के बारे में उसके ससुर के आधार पर फैसला नहीं किया जा सकता। चौधरी गंभीरतापूर्वक बोला। ब्रजेश ने जब रंजना से शादी की थी तो बवेजा के बारे में वो सब कुछ जानता था। उसका असली मकसद उन दोनों लड़कियों को बवेजा की पहुंच से दूर करना था। ये बात एक पार्टी में पीने पिलाने के दौरान खुद उसी ने मुझे बताई थी। वैसे बवेजा की माली हालत तो बढ़िया है, पैसा और जायदाद काफ़ी है उसके पास। चौधरी का चेहरा कठोर हो गया। अगर तुम समझते हो ठाकुर ने उसके पैसे और जायदाद के लालच में उसकी बेटी से शादी की थी, तो तुम बिल्कुल गलत समझ रहे हो। ठाकुर को पैसों में कभी कोई दिलचस्पी नहीं रही। वो मेहनती, ईमानदार और हालात से संतुष्ट रहने वाला आदमी है। उसे बवेजा की बेटी से प्यार हो गया था, इसलिए शादी कर ली। उसे जो ठीक लगता है वही करता है, अंजाम की परवाह किए बगैर। मेरा भी यही ख्याल था सर। और उसका माता जोशी कैसा आदमी है? क्या मतलब? आपको पूरा भरोसा है जोशी किसी भी हालत में तथ्यों के साथ अपने ढंग से खिलवाड़ नहीं करेगा? हाँ, चाहे वे तथ्य उसके विभाग के ही किसी आदमी की ओर संकेत क्यों न दें। तुम्हारा इशारा ठाकुर की ओर है? नहीं, जोशी की एक ही इच्छा है। वो लगातार तरक्की करके एक बड़ा पुलिस ऑफिसर बनना चाहता है। अजय खड़ा हो गया। तो फिर उसे बवेजा के घर भेज दीजिए। बुढ़े ने अपने बेसमेंट में बाकायदा शूटिंग गैलरी बना रखी है। जोशी को 34 कैलिबर की वैसी कुछ और गोलियां वहां मिल सकती हैं। चौधरी ने कुछ नहीं कहा। अजय ऑफिस से निकल गया। रजनी फ्लैट में बैठी इंतजार कर रही थी। अजय ने कार का दरवाज़ा खोला। मुझे डर था तुम कहीं और ना चले जाओ, वो बोली, इसलिए टैक्सी से यहाँ आ पहुँची। मोती झील पर फॉरेस्ट ऑफिसर से डैनियल ने फ़ोन किया था। मेरे लिए? हाँ, वो तुमसे मिलने मेरे घर आ रहा है। कब? आज ही, रास्ते में होगा। किस लिए आ रहा है? साफ साफ तो उसने नहीं बताया, लेकिन मेरा ख्याल है इसका ताल्लुक उसकी पोती से है। उसने कहा था इस बारे में तुम्हारे अलावा किसी और से कोई जिक्र ना करूं। अजय ने इंजन स्टार्ट करके कार आगे बढ़ा दी। पार्क में जवान लड़के लड़कियां पिकनिक मना रहे थे। जीन्स, खुली शर्टें पहने उन सब के चेहरों से बेफिक्री भरी खुशी और मस्ती झलक रही थी। उनमें से अधिकांश लड़कियां लीना की हम उम्र थी। खामोशी से कार ड्राइव करता अजय सोचने पर विवश हो गया। लीना इन सब से अलग थी। अब वजह थी हालात। जानते हो, रजनी उसका ध्यान आकर्षित करते हुए बोली, 10 साल पहले मैं भी इन्हीं लड़कियों की तरह थी, शायद इन सब से ज़्यादा खुशकिस्मत। डैडी तब जिंदा थे और मुझे किसी राजकुमारी की तरह रखते थे। मैं सोचा करती थी मेरी बाकी ज़िंदगी भी इतनी ही शानो शौकत के साथ गुजरेगी। किसी ने मेरी ये खुशफहमी दूर क्यों नहीं की? इसलिए कि कोई नहीं जानता कल कैसा होगा। सब यही उम्मीद करते हैं कि आज से बेहतर होगा। मुझे सपनों की दुनिया में रखा गया और ये यकीन दिलाया जाता रहा कि मैं सबसे अलग हूँ। मेरा कभी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
रजनी के लहजे में कड़वाहट थी। और मैं भी इतनी नासमझ थी, इसी भ्रम को पाले जीती रही। वह गहरी सांस लेकर चुप हो गई। शेष रास्ता दोनों खामोशी रहे। रजनी के निवास स्थान पर बूढ़े डैनियल के आगमन का कोई चिन्ह नहीं था। अजय रजनी सहित हवेली में दाखिल हुआ। बाहर खिली धूप के बावजूद ड्राइंग रूम काफ़ी ठंडा था। हालात मेरी उम्मीद से कहीं ज़्यादा ख़राब हैं। सोफे पर अजय के बगल में बैठती हुई रजनी बोली, चौधरी ने तुम्हें बताया था? कुछ खास नहीं बताया उसने मुझे। देव ने मेरे पास कुछ नहीं छोड़ा। चौधरी का कहना है कई साल का इनकम टैक्स भी मुझसे वसूल किया जा सकता है। इसके बारे में तो मैं आज से पहले जानती तक नहीं थी। चौधरी कोशिश करेगा तुम्हें ज़्यादा परेशान ना किया जाए। वो तुम्हारा हमदर्द और दोस्त है। लेकिन अगर चौधरी की कोशिश कामयाब नहीं हुई तो तुम्हारी बाकी जायदाद भी चली जाएगी। तब क्या होगा? मैं कंगाल हो जाऊंगी। क्या तुम वो सब सह पाओगी? पता नहीं। तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए रजनी। तुम जवान हो, खूबसूरत और पढ़ी लिखी हो। दुनिया का इतना तजुर्बा है कि सही फैसला कर सको। सैनी ने अपनी जान गंवाकर तुम्हें आज़ाद करके तो तुम पर एहसान किया ही है। तुमसे तुम्हारी दौलत छीन कर भी एक तरह से एहसान ही किया है। रजनी के चेहरे पर उलझन भरे भाव पैदा हो गए। कैसे? तुम दोबारा शादी करोगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अजय मुस्कुराया। तुम्हारी हिचकिचाहट से साफ जाहिर है करोगी। और इस दफ़ा ज़रूर तुम्हें एक अच्छा और ईमानदार पति मिलेगा। सैनी जैसा लालची और खुदगर्ज नहीं। क्योंकि तुम्हारे पास रूप, गुण और अपने परिवार के नाम की पूंजी होगी। और इस पूंजी के कदरदान अभी भी बहुत हैं। हो सकता है। वैसे जो कुछ सैनी ने तुम्हारे साथ किया कोई नई बात नहीं थी। ऐसा हमेशा होता रहा है और होता रहेगा। मगर एक बात मेरी समझ में नहीं आई। सैनी ने तो तुम्हारी दौलत की वजह से तुमसे शादी की थी। लेकिन तुमने क्या देखकर सैनी को अपने लिए पसंद किया? पता नहीं। उसका कोई दबाव था तुम्हारे ऊपर? फिर वो तुम्हें कैसे पसंद आ गया? तुम दोनों में कोई समानता मुझे तो नज़र आई नहीं। यहाँ तक कि उम्र में भी वो तुमसे 15 साल बड़ा रहा होगा। मेरी बदकिस्मती थी। उसके हाथों बर्बाद होना था सो हो गई। बुरा ना मानो तो एक बात पूछ सकता हूँ? अजय के स्वर में सहानुभूति थी। क्या? सच सच बतलाओगी? मैं झूठ नहीं बोलती। तुम्हारी ज़िंदगी में सैनी ही अकेला आदमी था? मेरा मतलब है, क्या तुमने कभी किसी से प्यार नहीं किया? रजनी ने सर झुका लिया। किया था। सैनी से पहले? वो भी तुमसे प्यार करता था? उसी आर्मी ऑफिसर की बात कर रही हो जो कश्मीर में मारा गया था? नहीं। फिर कौन वो बदकिस्मत था जिसने तुम्हें ठुकरा दिया? बदकिस्मत वो नहीं, मैं थी। उसे किसी और से शादी करनी पड़ी। अजय चकराया। लेकिन तुमने तो कहा है वो भी तुमसे प्यार करता था। ये सही है, लेकिन उसके सामने हालात ही ऐसे पैदा हो गए थे। वो तुम्हारा पहला प्यार था? सुना है पहला प्यार कभी नहीं भुलाया जा सकता। तुम अभी भी उसे याद करती हो? अब इन सब बातों को दोहराने से कोई फ़ायदा नहीं। जो गुजर गया सो गुजर गया। अच्छा, क्या वो अपनी पत्नी के साथ सुखी है? रजनी ने जवाब नहीं दिया। अच्छा, आखिरी सवाल, क्या वो इसी शहर का है? रजनी ने गहरी सांस लेकर यूं उसे देखा मानो कह रही हो, बस करो प्लीज़, क्यों मेरे जख्मों को कुरेद रहे हो? तभी डोर बेल की आवाज़ गूंजी। रजनी उठकर दरवाजे की ओर बढ़ गई। आगंतुक बूढ़ा डैनियल ही था। दो नाली बंदूक कंधे पर लटकाए वो ड्राइंग रूम के बाहर ही रुक गया। अजय उठकर उसके पास गया। मैं तुमसे अकेले में बात करने आया हूँ, बूढ़े ने कहा। आओ बाहर तुम्हारी कार में बैठते हैं। ठीक है। दोनों हवेली से बाहर आ गए थे। लीना मेरे पास आई थी। फिएट की अगली सीट पर बैठते ही बूढ़ा बोला। अब कहाँ है वो? झील पर? अजय ने बेसब्री से पूछा। नहीं, चली गई। कहाँ? वो सारा दिन जॉनी की तलाश में पहाड़ों में धक्के खाती रही है। बेहद परेशान और थकी हारी सी थी।
मैंने उसे अपने पास रोकने की बहुत कोशिश की मगर वो मानी नहीं। तो फिर आई किस लिए थी? प्रतापगढ़ का रास्ता पूछने। प्रतापगढ़? ऐसा लगता है जॉनी वही है और वो उसे ढूंढने गई है। ये लीना ने बताया था। नहीं, उसने ये नहीं कहा वो वहाँ है। ये नतीजा मैंने निकाला है। सितंबर में जब वो दोनों मेरे पास आए थे, मैंने ही उसे बताया था मैं प्रतापगढ़ का रहने वाला हूँ। वो अलग थलग सा एक पहाड़ी गांव है। जॉनी ने काफ़ी दिलचस्पी दिखाई और देर तक उसी के बारे में पूछता रहा। मुझे ये बात पहले ही याद आ जानी चाहिए थी जब झील पर तुमसे बात कर रहा था। जॉनी ने प्रतापगढ़ के बारे में क्या पूछा था? कहाँ है, कैसे पहुंचा जा सकता है, ये सब। और आपने बता दिया। तब तक इसमें कोई बुराई मुझे नज़र नहीं आई थी। प्रतापगढ़ यहाँ से करीब 150 मील दूर है। हाईवे पर झील की ओर न मुड़कर सीधे चले जाने पर एक छोटा सा कस्बा आता है, इमामबाद। वहाँ से 10-12 मील दूर पहाड़ियों में है प्रतापगढ़। वहाँ तक सड़क जाती है? जॉनी भी यही जानना चाहता था। उसका कहना था वो मेरे पुश्तैनी गांव को जरूर देखेगा। सड़क ठीक ही होनी चाहिए, लेकिन उस पर जगह जगह खतरनाक मोड़ और ढलान है। उस सड़क पर ट्रक ले जाया जा सकता है? बिल्कुल ले जाया जा सकता है। और लीना अब उधर ही गई है? उधर ही गई होनी चाहिए। मुझसे बाकायदा नक्शा बनवा कर ले गई थी वहाँ तक पहुँचने के लिए। अब मेरे लिए भी नक्शा बना दोगे? नहीं। क्यों? बूढ़ा मुस्कुराया। इसलिए कि मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। मुझसे ज़्यादा ताकत और चुस्ती फुर्ती तो नहीं है, मगर अपनी हिफाजत अपने आप कर सकता हूँ। अजय ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। आप यहाँ पर आए कैसे थे? फॉरेस्ट ऑफिसर की यहीं आ रही एक जीप में लिफ्ट लेकर आया। ठीक है, मैं रजनी से विदा लेकर आता हूँ। अजय कार से उतरकर हवेली के दरवाजे की ओर बढ़ गया। शाम घिरनी शुरू हो गई थी। फिएट शहर के बाहर हाईवे की ओर दौड़ रही थी। आपने मेरे पास आने का फैसला कैसे कर लिया? अजय ने पूछा। तुम भले आदमी लगते हो, होशियार और हौसलामंद भी हो, इसलिए तुम पर भरोसा कर लिया। वैसे भी लीना की मदद करने के लिए किसी की मदद तो मुझे लेनी ही थी। मुझसे जो हो सकेगा ना, आपकी पोती के लिए मैं ज़रूर करूँगा। लीना बेचारी बदमाशों के बीच फंस गई है। मैं चुपचाप बैठा तो उसे तबाह होता नहीं देख सकता। हाँ, जब वो मेरे पास आई थी, धूल और पसीने से लथपथ थी, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। उससे नाराज़ होने के बावजूद मेरा दिल पसीज गया और उसकी मदद करने का फ़ैसला कर लिया। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। बूढ़ा सीट में पसर गया। वो पहली बार तनिक राहत महसूस करता नजर आया। अजय खामोशी से कार दौड़ाता रहा। करीब 2 घंटे बाद एक स्थान पर रुककर उन्होंने खाना खाया, फिएट में पेट्रोल भरवाया और पहियों में हवा चेक कराई। सफ़र फिर शुरू हो गया। लगभग 1 घंटे बाद बूढ़े ने घोषणा की, इमामबाद आने वाला है। वो सचमुच एक छोटा सा कस्बा निकला। आशा के अनुरूप पेट्रोल पंप की सुविधा वहाँ मौजूद थी। अजय ने वहीं ले जाकर कार रोकी। पंप अटेंडेंट युवक था। जब वो फिएट में पेट्रोल डाल चुका तो अजय ने कीमत चुकाकर बातचीत आरंभ की। क्या तुम 200 रुपये कमाना चाहते हो? युवक ने गौर से उसे देखा, फिर मुस्कुरा दिया। नहीं। क्यों? युवक की मुस्कुराहट गहरी हो गई। क्योंकि आजकल की महंगाई में 200 से कुछ बनता नहीं है। फिर कितने से बनता है? कम से कम 500 से। ठीक है। अजय ने जॉनी का हुलिया बताकर पूछा, ऐसे किसी आदमी को इस इलाके में देखा है? युवक ने संदेहपूर्वक उसे देखा। आप कौन हैं? घबराओ मत, मैं एक प्रेस रिपोर्टर हूँ, अजय ने कहा और अपना प्रेस कार्ड उसे दिखाया। युवक निश्चिंत नजर आया। इस हफ्ते नहीं देखा, लेकिन देखा था। अगर वो वाकई वही आदमी है जो कि मैं समझ रहा हूँ तो ज़रूर देखा था। पिछले महीने कई बार यहाँ आया था पेट्रोल लेने। इस बार कुछ देर यहाँ रुक कर गया था।
क्या वाहन था उसके पास? लाल मारुति। बूढ़े ने अजय को कोनी से टोका लगाया। वही है। कहाँ ठहरा हुआ था? अजय ने पूछा। ये तो उसने नहीं बताया, लेकिन पहाड़ियों में ही कहीं ठहरा होगा। जब वो पहली बार आया तो जनरल स्टोर से काफ़ी शॉपिंग की थी। स्टोव, कुछ एक बर्तन, खाने पीने का सामान वगैरह। उसने बताया कि किसी रिसर्च के सिलसिले में आया था, लेकिन मुझे तो कोई खास पढ़ा लिखा आदमी वो नज़र नहीं आया। आखिरी दफ़ा कब आया था? पिछले हफ्ते बुधवार या वीरवार को। उस दफ़ा वो इतनी जल्दी में था कि रुका नहीं। कौन है वो? यहाँ क्या कर रहा था? छुपा हुआ था। किससे? पुलिस से? हो सकता है। मैंने सुना है कल रात 4 बजे वो एल्युमिनियम पेंट वाला ट्रक लेकर यहाँ से गुजरा था। गुजरा होगा। ये पंप रात में 10 बजे बंद हो जाता है और सुबह 7 बजे खुलता है। आज शाम सफ़ेद मारुति में खूबसूरत लड़की को तो देखा होगा। हाँ, वो करीब 2 घंटे पहले गुजरी थी, लेकिन यहाँ नहीं रुकी। प्रतापगढ़ की सड़क खुली है? बूढ़े ने अजय के ऊपर से झुककर पूछा। खुली होनी चाहिए सर, अभी यहाँ बर्फ़ तो गिरी नहीं है। ओह, याद आया, वो सड़क खुली है। आज एक ट्रक वहाँ गया था। एल्युमिनियम पेंट वाला? नहीं, नीला था, बड़ा बंद ट्रक। आज करीब 4 बजे गया था। दिन में उस सड़क का एक हिस्सा यहाँ से दिखता है। अजय ने 500 रुपये उसे दे दिए। अगर आप लोग प्रतापगढ़ जा रहे हैं, युवक नोट जेब में ठूसता हुआ बोला, तो सावधान रहना। ढलान और मोड़ बहुत खतरनाक है उस सड़क पर। अजय कार को घुमाकर वापस सड़क पर ले आया। लीना वही है? बूढ़े ने कहा। अकेली वो नहीं है, और लोग भी हैं। हाईवे से कुछ एक मील तक वो सड़क एकदम सीधी और साफ थी। फिर मोड़ आने शुरू हो गए और जल्दी जल्दी आते रहे। अजय को धीमी रफ्तार से कार चलानी पड़ रही थी। सड़क वाकई खतरनाक थी। एक तरफ पहाड़ था और दूसरी तरफ सैकड़ों फुट गहरी खाई। सामने ढलान पर रेत फैली नजर आ रही थी। तभी सामने से हेडलाइट्स की रोशनी आती दिखाई दी। अजय कार रोककर टॉर्च लिए नीचे उतरा। बूढ़ा अंदर ही बैठा रहा। ढलान पर आधी से ज़्यादा सड़क पर फैली रेत पर चौड़े टायरों के निशान थे, जो कि अनुमानतः किसी ट्रक के ही हो सकते थे। टॉर्च की रोशनी में और ज़्यादा गौर से देखने पर 2 तरह के टायरों के निशान नज़र आए, एक दूसरे के ऊपर, लेकिन दोनों ही निशान ताज़ा थे। अजय की धड़कनें बढ़ गईं। सामने से आती हेडलाइट्स की रोशनी के साथ अब इंजन की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। अजय उसी तरह खड़ा सुनता रहा। जल्दी ही वो समझ गया कि कोई कार द्वारा पहाड़ से नीचे आ रहा था। उसने फेट की लाइट्स ऑफ कर दी। इतना समय नहीं था कि कार को हटाया जा सकता। अजय ने अपनी रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले ली और अगले खुले दरवाजे के पीछे पोजीशन ले ली। बूढ़े ने पिछली सीट पर पड़ी अपनी बंदूक उठा ली। सामने से आती हेडलाइट्स की रोशनी खाई के ऊपर से गुजरी, फिर पुनः सड़क पर पड़ने लगी। कार मोड़ पर घूमी। सफ़ेद मारुति थी। उसका हॉर्न गूंजा, फिर ब्रेक चीख उठे। तेज़ रफ्तार में अचानक ज़ोर से ब्रेक लगाए जाने के कारण कार घूमी और लगभग उलटती नजर आई। फिर ढलान के नीचे सड़क की चौड़ाई में इस ढंग से रुकी कि तकरीबन पूरी सड़क घेर ली। ड्राइविंग सीट वाला दरवाज़ा भड़ाक से खुला। एक मानव आकृति लुढ़क कर नीचे आ गिरी और उसी तरह पड़ी रही। लीना है, बूढ़ा फंसी सी आवाज़ में बोला। अजय दौड़कर उसके पास पहुंचा, टॉर्च की रोशनी उस पर डाली। लीना के ऊपर वाले कटे होठ से खून बह रहा था। चेहरा सूजा हुआ था। आंखें आतंक से फटी जा रही थी, लेकिन वो होश में थी। उसने उठकर बैठने की कोशिश की, मगर कामयाब नहीं हो सकी। अजय ने उसे सहारा देकर बिठाया। मैं मेरी हालत बहुत ख़राब है। उन शैतानों ने मुझे। अजय ने उसके होठों से खून साफ किया। तभी उसे पहली बार पता चला कि लीना सिर्फ कमीज़ पहने थी, वो भी साइडों से पूरी लंबाई में फटी हुई। उसकी टांगें नंगी थीं। गालों पर दांतों के निशान और जगह जगह आई खरोचों से साफ जाहिर था कि उसकी हालत इस तरह की कैसे हुई थी। बूढ़ा भी कार से उतरकर उनके पास आ पहुंचा। तुम जैसी लड़कियों का देर सवेर यही अंजाम होता है, अजय बोला, और होना भी चाहिए। तुम भी तो दूसरों को तकलीफ़ें पहुंचाती हो।
मैंने कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई। झूठ मत बोलो, मनोहर तुम्हारी वजह से ही मारा गया था। नहीं, उस बारे में मैं कुछ नहीं जानती। खुदा बाप की कसम। खुदा बाप को बीच में मत लाओ। मैं मैं सच कह रही हूँ, यकीन करो। और सैनी के बारे में क्या कहती हो? जब जब मैं वहाँ पहुँची वो मरा पड़ा था। मैंने उसे शूट नहीं किया। फिर किसने किया था? पता नहीं, मैं नहीं जानती। कौन जानता है? जॉनी? नहीं, वो भी नहीं जानता। मैंने मोटल में देवा से मिलना था। हम दोनों शहर से दूर जाने वाले थे। लीना की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो रकम कहाँ गई? अजय ने पूछा। जो जॉनी ने सैनी को दी थी। लीना ने जवाब नहीं दिया। अजय की बाह का सहारा लिए बैठी सर हिलाने लगी। फिर मारुति की ओर देखा। लीना, पीछे खड़े बूढ़े ने कहा। तुम ठीक हो बेटी? लीना ने होठों पर जुबान फैलाई। हाँ, मैं ठीक हूँ, सब ठीक है दादाजी। बूढ़े को उसके पास छोड़कर अजय ने मारुति की तलाशी ली। अगली सीट के नीचे अखबार में लिपटा और रस्सी से बंधा एक लंबा मोटा सा पैकेट पड़ा था। अजय ने कोना फाड़ा। पैकेट में 500 रुपये की गड्डियाँ थीं। जिस अखबार में लिपटी थी अगस्त की किसी तारीख का था। अजय ने पैकेट को फिएट की डिग्गी में लॉक करके अपने बैग में से एक पजामा निकाल लिया। लीना अब बूढ़े का सहारा लिए खड़ी थी। वे मुझे घेर कर बैठ गए, वो कह रही थी। एक पेटी खोलकर विस्की की बोतल से पीना शुरू कर दिया। फिर सबने एक एक करके मुझे रेप करना शुरू कर दिया और बार बार करते रहे। बूढ़े ने उसके धूल भरे उलझे बालों में हाथ फिराया। मैं उन कमीनों की जान ले लूँगा। कितने हैं वो? 3 विराटनगर से आए थे विस्की की उन पेटियों को लेने। मुझे तुम्हारे पास ही रहना चाहिए था दादाजी। बूढ़े के क्रोधित चेहरे पर उलझन भरे भाव उत्पन्न हो गए। तुम्हारे पति ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करी? जॉनी मेरा पति नहीं है। अगर वो रोक सकता होता तो ज़रूर रोकता, लेकिन उन्होंने पहले ही उसकी रिवॉल्वर छीन ली थी और उसे बुरी तरह पीटा भी। अजय ने लीना को पजामा पहनाकर उसकी पीठ सहलाई। वे लोग अभी भी वहीं हैं? हाँ, जब मैं वहाँ से भागी वो ट्रक में विस्की की पेटियाँ लाद रहे थे। उन्होंने दूसरा ट्रक गांव के बाहर खंडर में छुपा रखा है। हमें वहाँ लेकर चलो। नहीं, मैं वापस नहीं जाऊँगी। और यहाँ अकेली रुकोगी? लीना ने फिएट को देखा, फिर सड़क पर दोनों ओर निगाहें डाली और निराश भाव से सर हिलाती हुई फिएट की अगली सीट पर जा बैठी। बूढ़ा उसके बगल में बैठ गया। अजय ने ड्राइविंग सीट पर बैठकर धीरे धीरे सावधानीपूर्वक फिएट को तिरछी खड़ी मारुति और खाई वाले सिरे के बीच से गुजार कर आगे बढ़ाया। क्या तुमने पैसे के लिए सैनी का खून किया था, लीना? अजय ने पूछा। नहीं, मैं वहाँ उससे मिलने गई थी और वो वहाँ पर मरा पड़ा पाया मुझे। तो फिर तुम वहाँ से भागी क्यों? क्योंकि मेरे रुकने पर सब मुझे खूनी समझते, जैसे तुम समझ रहे हो, जबकि मैंने कुछ नहीं किया। मैं उससे प्यार करती थी। बूढ़े ने खिड़की से बाहर थूका। तुम सैनी के ऑफिस से रकम लेकर भागी थी? अजय बोला। हाँ, रकम मैं ले आई थी। उस पर मेरा हक था। देवा मर चुका था, उसके किसी काम वो नहीं आनी थी। मैंने फर्श पर पड़ी रकम उठाई, वहीं खड़ी कार लेकर भाग आई और जॉनी को ढूंढने लगी। मैं सिर्फ भागना चाहती थी, रकम साथ लेकर। क्या तुमसे जॉनी ने कहा था? अजय ने सावधानीपूर्वक मोड़ काटते हुए पूछा। कि रकम लेकर उससे जा मिलना? नहीं, ऐसा उसने कुछ नहीं कहा था। मैं देवा के साथ भागने वाली थी। मुझे पता भी नहीं था कि जॉनी कहाँ है। ये सच है, बूढ़ा बोला। मैंने भी तो तुम्हें यही बताया था। लीना ने अजय की ओर गर्दन घुमाई। मुझे जाने क्यों नहीं देते? मैंने कोई गलत काम नहीं किया। रकम वहाँ पड़ी थी, मैं उठा लाई।
तुम चाहो तो उस रकम को ले ले सकते हो, किसी को पता नहीं चलेगा। दादाजी किसी को कुछ नहीं बताएंगे। क्या तुम नहीं जानती वो रकम किसी के काम नहीं आ सकती? क्या मतलब? वो रकम बैंक से लूटी गई थी, इसलिए जॉनी उसे खर्च नहीं कर सका। उन नोटों के नंबरों की लिस्ट पुलिस के पास भी है। जो भी खर्च करेगा पकड़ा जाएगा। मैं नहीं मान सकती। जॉनी ने ऐसा नहीं करना था। उसी ने किया था। वो सैनी को बेवकूफ़ बना रहा था। तुम पागल हो? पागल मैं नहीं, तुम हो। इतनी सीधी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही कि अगर 20 लाख की वो रकम सही होती तो क्या जॉनी उसे खुद ही खर्च नहीं करता? पैसे के लिए विस्की के ट्रक के झमेले में पड़ने की क्या ज़रूरत थी? लीना कुछ नहीं बोली। उसके चेहरे पर आए भावों से जाहिर था कि असलियत को समझकर बचाने की कोशिश वो कर रही है। अगर ये सही है तो मुझे खुशी है। उन शैतानों ने जॉनी की पिटाई की, उसके साथ यही होना चाहिए था। मुझे खुशी है उस दगाबाज के साथ उन शैतानों ने भी दगाबाजी की। सामने चढ़ाई थी। अजय दूसरे गियर में धीरे धीरे कार को ऊपर ले जाने लगा। लीना, मैं यहीं हूँ, कहीं गई नहीं। कल रात तुमने कहा था तुम्हें मनोहर का ट्रक रुकवाने के लिए चुना गया था। फिर किस वजह से योजना बदल गई? वो क्या वजह थी? देवा ये रिस्क मुझे लेने नहीं देना चाहता था। असली बात यही थी। दूसरी बात क्या थी? उसने अपने एक दोस्त की मदद की थी, फिर उस दोस्त ने उसकी मदद कर दी। सैनी की? ट्रक रोक कर और मनोहर को शूट करके। ट्रक को रोका ही जाना था। देवा की योजना में किसी को शूट करना शामिल नहीं था, लेकिन उस दोस्त ने देवा के साथ दगा कर दिया। मनोहर को शूट करके? हाँ। सैनी का वो दोस्त कौन था? देवा ने नाम नहीं बताया। उसका कहना था कम से कम जानना ही मेरे हक में बेहतर होगा। वो चाहता था अगर योजना कामयाब ना हो सके तो मुझ पर कोई बात ना आए। क्या वो ब्रिजेश ठाकुर था, पुलिस इंस्पेक्टर? उसने जवाब नहीं दिया। बवेजा था? अभी भी वो खामोश रही। सैनी ने अपने उस दोस्त की क्या मदद की थी? ये सब जॉनी से पूछना। वो इसमें शामिल था। सोमवार रात में वो देवा के साथ पहाड़ियों में गया था। पहाड़ियों में वो क्या करने गए थे? लंबी कहानी है। बता दो बेटी, खुद को बचाने के लिए तुम्हें सब कुछ बता देना चाहिए। खुद को बचाने के लिए? मैं तो साफ बची हुई हूँ। मेरा कोई संबंध इससे नहीं है। मैं बस वही जानती हूँ जो मुझे बताया था। किसने बताया तुम्हें? अजय ने पूछा। पहले मनोहर ने, फिर देवा ने। मनोहर ने इतवार रात में क्या बताया था? देवा ने कहा था मुझे इस बारे में खामोश ही रहना चाहिए, लेकिन वो मर चुका है, इसलिए मैं नहीं समझती अब इससे कोई फ़र्क पड़ेगा। लीना ने आगे कहा। मनोहर ने शनिवार को मोती झील तक मीना बवेजा का पीछा किया था। वो देवा की पत्नी की लॉज में किसी आदमी के साथ थी और मनोहर खिड़की से छुप कर देख रहा था। ये बात मेरी समझ में तो आई नहीं। मामूली बात थी, पता नहीं क्यों इसे इतनी अहमियत दी गई। मनोहर ने क्या देखा था? वही जो मीना बवेजा और वो आदमी वहाँ कर रहे थे। अब क्या कर रहे थे ये भी खोलकर बताना होगा। नहीं, आदमी कौन था उसके साथ? ये मनोहर ने नहीं बताया। मेरा ख्याल है मुझे बताने में वो डर रहा था। इस बात ने उसके छक्के छुड़ाकर रख दिए थे। वो खुद मीना बवेजा का दीवाना था और जब उसने मीना को फर्श पर मरी पड़ा देखा। उसने मीना को मरी पड़ा देखा? मुझे तो उसने यही बताया था। शनिवार रात में? नहीं, इतवार को। वो इतवार को दोबारा वहाँ गया था। उसने खिड़की से देखा तो वो मरी पड़ी थी। कम से कम मुझसे तो उसने यही कहा था। उसे कैसे पता चला कि मीना मर चुकी थी? अब ये मैंने उससे नहीं पूछा। मुझे लगा खुद उसी ने मीना को मार डाला हो सकता था। आखिरकार मीना के पीछे वो पागल भी तो था। इस मामले में ज़रूर कोई झूठ बोल रहा है। लीना, मीना बवेजा सोमवार तक जिंदा थी। तुम्हारे दादा ने सोमवार के तीसरे पहर सैनी के साथ उसे देखा था। मैंने ऐसा कोई दावा नहीं किया कि वो वही थी, बूढ़ा बोला। वही रही होनी चाहिए। वो हील उसी के सैंडल से उखड़ी थी। मनोहर को ज़रूर धोखा हुआ था। उसे किसी वजह से वहम हो गया था कि मीना मर चुकी थी। फिर शराब के नशे में उसका वहम यकीन में बदल गया।
इतवार को वो काफ़ी पिए हुए था ना? बेशक मनोहर नशे में धुत था, लीना ने कहा।